हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 8, जिसका नाम है आनुवांशिकता, हेरिडिटी। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे वंशागत लक्षणों के बारे में, लक्षणों की वंशागत नियमों को जानेंगे, उसमें मेंडल का योगदान देखेंगे, लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं इसके बारे में जानेंगे, और हम देखेंगे लिंग निर्धारण कैसे करते हैं। चैप्टर के एंड में हम जानेंगे कि हमने चैप्टर में क्या सीखा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि जनन प्रक्रमों द्वारा नए जीव अर्थात व्यष्टि उत्पन्न होते हैं जो जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। हमने यह चर्चा की है कि अलैंगिक जनन में भी कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं। अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन द्वारा ही प्राप्त होती है। यदि हम गन्ने के खेत का अवलोकन करें तो हमें व्यष्टिगत पौधों में बहुत कम विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। मानव एवं अधिकतर जंतु जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, इनमें व्यष्टिगत स्तर पर अनेक भिन्नताएं परिलक्षित होती हैं। इस अध्याय में हम उन क्रियाविधियों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न एवं वंशागत होती हैं, अर्थात आगे की तरफ जाती हैं, आगे के वंशों में वो विभिन्नताएं बनी रहती हैं। देखते हैं जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, यानी विभिन्नताएं उनके अंदर रहना। देखते हैं पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागत संतति को एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प अर्थात डिजाइन एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। अब जरा सोचिए कि इस नई पीढ़ी के जनन का क्या परिणाम होगा। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं मतलब प्राप्त हुई विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं भी उत्पन्न होंगी। जैसा कि फिगर 8.1 में आपको दिखाया गया है, उस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एक जीव जनन करता है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः दो बराबर भागों में विभाजित होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो दो जीवाणु उत्पन्न होते, जैसे कि एक से दो जीवाणु उत्पन्न हुए जो पुनः विभाजित होकर 4 व्यष्टि जीवाणु उत्पन्न करेंगे, मतलब 1 से 2 फिर 1 से 2, इस तरीके से, जिसमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी। मतलब इनमें समानताएं भी हैं लेकिन उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा, जो डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होंगी। मतलब उनमें अलैंगिक जनन में अंतर बहुत कम होगा, विभिन्नताएं बहुत कम होंगी। और विभिन्नताएं जो होंगी वो किस लिए होंगी? क्योंकि डीएनए प्रतिकृति के समय जो त्रुटियां आई थी छोटी मोटी, उसकी वजह से। परंतु यदि लैंगिक जनन होता तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती, मतलब विभिन्नताएं और उत्पन्न होती। इसके विषय में हम आनुवंशिकता नियमों की चर्चा के समय देखेंगे। क्या किसी प्रजातियों में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना हो सकती है। आगे देखते हैं। ये जो फिगर दिखाया गया है कि जो अभी ऊपर बात हुई कि एक व्यष्टि से 2 व्यष्टि जन्म हुए, मतलब जीव, और फिर उन दोनों जीव से 2 और अर्थात 4 नए जीव उत्पन्न हुए। आगे देखते हैं। संभावना अधिक होती है, उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्त का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब देखते हैं आनुवांशिकता के बारे में। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन यानी अभिकल्पना का होना है। आनुवांशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिसके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। आइए इन नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। वंशागत लक्षण। वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है? हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं।
फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनकों जैसा नहीं दिखाई पड़ता तथा मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ एक्टिविटी 8.1 दी गई है, इसको देख लेते हैं। अपनी कक्षा के सभी छात्रों के कान का अवलोकन कीजिए। ऐसे छात्रों की सूची बनाइए जिनकी कर्णपाली अर्थात यहाँ ये कर्णपाली है, ईयर लोब स्वतंत्र हो, जैसे कि इनका है इस फिगर में ए में, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जुड़ा हुआ है, जुड़े कर्णपाली, यहाँ पे जुड़ा कर्णपाली है वाले छात्रों एवं स्वतंत्र कर्णपाली वाले छात्रों के प्रतिशत की गणना कीजिए। प्रत्येक छात्र के कर्णपाली के प्रकार को उनके जनक से मिलाकर देखिए। इस प्रेक्षण के आधार पर कर्णपाली के वंशागति के संभावित नियम का सुझाव दीजिए कि क्या उनके माता पिता के कर्णपाली जुड़े हुए हैं या स्वतंत्र है, कि जैसे उनके हैं वैसे ही उनके माता पिता के हैं। लक्षणों की वंशागति के नियम और इसमें मेंडल का योगदान क्या था, ये देखते हैं क्या योगदान है इसमें। मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को संतति अर्थात शिशु में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे। फिर संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा, मेंडल जैसा कि बॉक्स में देखिए इन्होंने कहा है ने इस प्रकार की वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। इन प्रयोगों के बारे में जानना अत्यंत रोचक होगा जो उसने लगभग 1 शताब्दी से भी पहले किए थे। यहाँ बॉक्स में ग्रेगर मेंडल के बारे में दिया गया है, देख लेते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी और तथा वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। वह अपनी मोनेस्ट्री में वापस गए तथा मटर पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान को सम्मिश्रित किया। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली। मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी अर्थात विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते थे, जो मतलब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे थे, जैसे कि गोल या झुर्रीदार बीज, लंबे या बौने पौधे, सफेद या बैगनी फूल वाले इत्यादि गुणों को देखा उन्होंने। उसने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे, बौने तथा बौने पौधे, मतलब लंबे पौधे तथा बौने पौधे। इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधों के प्रतिशत की गणना की, मतलब इन दोनों में से कौन सा गुण उनमें परिलक्षित हो रहा है संतति में। प्रथम संतति पीढ़ी अर्थात F1 में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। इसका अर्थ था कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है, उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो अगला प्रश्न था कि क्या F1 पीढ़ी के पौधे अपने पैतृक लंबे पौधों से पूर्ण रूप से समान थे। मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पैतृक पौधों एवं F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण द्वारा उगाया। पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त सभी संतति भी लंबे पौधों की थी, परंतु F1 पीढ़ी की मतलब जो पहले लंबे पौधों से संतति प्राप्त हुई, अब उन संतति को स्वपरागण किया। अब देखते हैं उनमें कैसे प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरन उनमें से 1/4 संतति बौने पौधे थे। यह इंगित करता है कि F1 पौधों द्वारा लंबाई एवं बौनेपन दोनों विशेषकों अर्थात लक्षणों की वंशागति हुई, क्योंकि जब हमने पौधों को लिया और उनसे परागण कराया तो स्वपरागण किया उनमें, तो हमें पहले तो
जैसे लंबे और बौने पौधों का परागण कराया तो हमें केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए जिन्हें हमने F1 पीढ़ी किया। लेकिन जब F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण किया, अर्थात दूसरे पौधों को नहीं जोड़ा उसमें परागण में, केवल उन्हीं का परागण उन्हीं से किया, तो लंबे पौधे जो कि थे उनसे बौने पौधे भी प्राप्त हुए और बौने पौधों की संख्या 1/4 थी। इसका क्या अर्थ है? यह इंगित करता है कि F1 पौधों द्वारा लंबाई एवं बौने पौधों द्वारा बौनेपन दोनों विशेषकों अर्थात लक्षणों की वंशागति हुई। मतलब F1 में लंबाई और बौनापन दोनों था, परंतु लेकिन केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया था, इसलिए हमें केवल वो लंबे दिख रहे थे। अतः लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की दो प्रतिकृतियों की मतलब स्वरूपों की वंशानुगति होती है। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न भी हो सकते हैं, जो उनके जनक पर निर्भर करते हैं। इस परिकल्पना के आधार पर वंशागत का तैयार किया गया एक पैटर्न, जो कि फिगर 8.3 में आपको दिखाया गया है, दर्शाया गया। जैसे कि ये पहले पौधों को दिखाया गया है, आप देख रहे हैं, ये लंबे पौधे हैं और ये बौने पौधे, इन दोनों का परागण किया गया तो सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, जिन्हें हमने F1 पीढ़ी की कहा। और F1 पीढ़ी का ही F1 पीढ़ी में ही परागण किया गया तो हमें लंबे पौधे भी प्राप्त हुए, लंबे पौधे जो कैपिटल TT के हैं, और ये भी लंबे, ये भी लंबे, और इसमें 1/4 मतलब 4 में से 1 हिस्सा जो है बौने पौधों का भी प्राप्त हुआ। अर्थात F1 में लंबाई तथा बौनेपन दोनों के गुण निहित थे। अब एक्टिविटी 8.2 दी गई, इसको देखते हैं। फिगर 8.3 जो कि हमने अभी देखा में हम कौन सा प्रयोग करते हैं जिससे यह सुनिश्चित होता है कि F2 पीढ़ी में वास्तव में कैपिटल TT तथा कैपिटल T स्मॉल t तथा स्मॉल tt का संयोजन 1:2:1 अनुपात में प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। इस व्याख्या में कैपिटल TT एवं कैपिटल T और स्मॉल t जो है बौनों के लिए है, कैपिटल T लंबे के लिए, और जहाँ दोनों कैपिटल T हैं वहाँ पे लंबे है ही, और जहाँ कैपिटल T और स्मॉल t है वहाँ भी लंबे हैं। बौना तभी होगा जब दोनों स्मॉल t होंगे, बौना तभी होगा जब दोनों ही स्मॉल t होंगे। अर्थात अगर एक भी कैपिटल T है तो वो पौधा लंबा ही रहेगा। अब आगे इस व्याख्या में कैपिटल TT एवं कैपिटल T स्मॉल t दोनों ही लंबे पौधे हैं। यहाँ पे हमने बताया आपको कि दोनों बौने तभी होंगे जब दोनों स्मॉल होंगे, जबकि केवल स्मॉल TT बौने पौधे हैं। दूसरे शब्दों में कैपिटल T की एक प्रति ही पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जो कि हमने आपको बताया, जबकि बौनेपन के लिए स्मॉल t की दोनों प्रतियां मतलब स्मॉल t ही होनी चाहिए। कैपिटल T जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, जबकि जो लक्षण स्मॉल t की तरह व्यवहार करते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। फिगर 8.4 में दिया गया है कौन सा लक्षण प्रभावी है तथा कौन सा अप्रभावी। आप बताइए, दो लक्षणों को हमने लिया और यहाँ पे हमने ये देखा, तो आप बताइए फिर से इसमें 3:1 में कौन सा लक्षण प्रभावी है। हम देखेंगे कि ये जो है P लक्षण जो है वो प्रभावी है, यहाँ पे दिया गया है, आप गुलाबी फूलों से देख सकते हैं, ये लक्षण प्रभावी है। क्या होता है जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए। गोल बीज वाले लंबे पौधों का यदि झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधों से संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति कैसी होगी। F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे एवं गोल बीज वाले होंगे, अतः लंबाई तथा गोल बीज प्रभावी लक्षण है। परंतु क्या होता जब F1 संतति के स्वनिषेचन यानी स्वपरागण से F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती, जैसे कि ऊपर हम कर चुके हैं। मेंडल द्वारा किए गए पहले प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि F2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे तथा कुछ झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे होंगे, परंतु F2 की संतति के कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे। उनमें से कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज तथा कुछ पौधे बौने परंतु गोल बीज वाले होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह F2 पीढ़ी में नए लक्षणों का संयोजन देखने को मिला। जब बीज के आकार व रंग को नियंत्रित करने वाले कारकों के पुनर्संयोजन से युग्मनज बनता है
जो F2 पीढ़ी में अग्रणी रहा। अतः लंबे या बौने तथा लक्षण तथा गोल या झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। एक और उदाहरण 8.5 में दर्शाया गया है, आपको फिगर 8.5 में आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखते हैं यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। आनुवांशिकता कार्य किस प्रकार होती है, आनुवांशिकता कार्यविधि किस प्रकार होती है, देखते हैं। कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इन्होंने क्या बताया, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो सूचना होती है वो किस में होती है, वो डीएनए में होती है। वो उसे क्या कहते हैं, प्रोटीन का क्या होता है, जीन कहलाता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करती है, इसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। आइए पौधों की लंबाई के एक लक्षण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं। अतः जैसे कि ऑक्सीन हमने पढ़ा था, जिब्रेलिन ये सब पढ़ा था ना, वृद्धिकारक हार्मोन, उनकी बात कही जा रही है। अतः किसी पौधों की लंबाई पौधों में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधे जैसे साइटोकाइनिन पढ़ा था, जिब्रेलिन पढ़ा था और ऑक्सीन पढ़ा था जो कि कोशिका की उसकी प्ररोह की लंबाई में वृद्धि करती है। साइटोकाइनिन पढ़ा था। तो ये सब क्या थी, वृद्धिकारी हार्मोन थी। पौधों के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा यह उत्पादित होता है। एंजाइम इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह एंजाइम मतलब प्रकीर्ण दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा तथा पौधा लंबा होगा। यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं तो बनने वाले प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा, वह कम दक्ष होगा। अतः बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी कम होगी तथा पौधा बौना होगा। अतः जीन लक्षणों अर्थात ट्रेट्स को नियंत्रित करते हैं। जीन क्या करते हैं, लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। यदि मेंडल के प्रयोगों की व्याख्या जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ठीक है, तो इसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनकों का समान रूप से योगदान होगा। यदि दोनों जनक संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति संतति को प्रदान करेंगे। इसका अर्थ है कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के 2 सेट होंगे। प्रत्येक जनक से एक सेट की वंशानुगत होती है। इस तरीके को सफल करने के लिए प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा, जबकि सामान्य कायिक कोशिका में मतलब जनन कोशिका में जीन का कितना सेट होता है, केवल एक सेट होता है। और सामान्य कोशिका में जीन के सेट की 2 प्रतियां होती हैं। फिर इनसे जनन कोशिका में इसका एक सेट किस प्रकार बनता है। यदि संतति पौधे को जनक पौधे से संपूर्ण जीनों का एक पूर्ण सेट प्राप्त होता है तो जैसा कि फिगर 8.5 में दर्शाया प्रयोग सफल नहीं हो सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि 2 लक्षण जैसे कि R तथा Y सेट में कैपिटल R तथा स्मॉल y सेट में एक दूसरे से संलग्न रहेंगे तथा स्वतंत्र रूप में आहरित नहीं हो सकते, मतलब दर्शाए नहीं जा सकते। इसे यह तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि जीन सेट जो होता है वो एक डीएनए में न रहकर बल्कि अलग अलग डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में रहते हैं और इनको हर एक को क्या कहते हैं, एक गुणसूत्र कहते हैं। अतः प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृतियां होती हैं, जिनमें से एक नर तथा दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती है। प्रत्येक जनक कोशिका अर्थात पैतृक अथवा मातृक से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनक कोशिका युग्मक में जाता है। जब 2 युग्मकों का संलयन होता है तो बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है। मतलब जनक कोशिका से एक सेट जाता है और दोनों में पुनः 2 सेट, मतलब संतति कोशिका में 2 सेट हो जाते हैं तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीसीज के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है।
वंशागत की इस क्रियाविधि से मेंडल के प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या हो जाती है। इसका उपयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं, परंतु अलैंगिक जनन करने वाले जीव भी वंशागति के इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। क्या हम पता लगा सकते हैं कि उनमें वंशागति किस प्रकार होती है? आइए देखते हैं लिंग निर्धारण। इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दो एकल जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिसके कई कारण हैं। नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है? अलग अलग स्पीसीज इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, इसलिए कुछ प्राणियों में जैसे कुछ सरीसृप लिंग निर्धारण निषेचित अंडे अर्थात युग्मक के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ जीव जैसे कुछ प्राणियों जैसे कि सरीसृप में उनका लिंग निर्धारण कैसे होता है? ऊष्मायन ताप पर, निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा। घोंघे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लेकिन मानव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में जनक जीवों से वंशानुगत जीन ही इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा अथवा लड़की। परंतु अभी तक हम मानते रहे हैं कि दोनों जनकों से एक जैसे जीन सेट संतति में जाते हैं। यदि यह शाश्वत नियम है तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते हैं, अर्थात सभी जोड़े में नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं, मतलब उनकी कॉपीज होती हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े होते हैं, परंतु एक युग्म जिसे लिंग सूत्र कहते हैं, वैसे मानवों में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 होते हैं। लेकिन 22 जोड़ी नर और मादा में कॉमन होता है, समान होता है, लेकिन एक जोड़ी जो होता है अलग होता है, जिसे लिंग सूत्र कहते हैं, जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। ये जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है, स्त्री में जोड़ा होता है, तथा दोनों क्या होते हैं? यक्ष यक्ष होते हैं। दोनों क्या होते हैं? यहाँ पे आपको बताया गया है यक्ष यक्ष होते हैं। आगे देखते हैं। लेकिन पुरुष अर्थात नर में यह जोड़ा पूर्ण जोड़े में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का अर्थात यक्ष होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा अर्थात वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में XX तथा पुरुष में यक्ष वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम यक्ष और वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं? आप ऊपर जैसा कि फिगर 8.6 में आपको दिया गया है, देख सकते हैं कि नर मादा में जो है संतति जो है मादा में दोनों से XX प्राप्त हो रहा है, और पुरुष में XY संतति जो है, नर संतति जो है, उसमें X और Y प्राप्त हो रहा है, और X जो है स्त्री से और पुरुष से Y गुणसूत्र प्राप्त हो रहा है। अब हम देखते हैं। सामान्यतः आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की, अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़की, एवं जिससे पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़का होता है। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम देखेंगे कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है। देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविता में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। इन प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी तथा अन्य को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। संतति में नए संयोग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न स्पीसीज में लिंग निर्धारण के कारक भिन्न होते हैं। मानव में संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से मिलने वाले गुणसूत्र X लड़कियों के लिए अथवा Y लड़कों के लिए किस प्रकार के हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8, आनुवांशिकता, हेरिडिटी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।